जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बड़ी और एक खुश खबरी लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए। राजस्थान के बाड़मेर में 200 तेल के कुएं की खोज हुई है और इसमें सिर्फ ये खोज ही नहीं है बल्कि इस पूरी रेगिस्तान की धरती से तेल निकालने की जो प्रक्रिया है वो विदेशी जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं उनको खींच लाई है। और वो विदेशी कंपनियां इस धरती से अब एआई टेक्नोलॉजी हो और तमाम डेटा एनालिटिक्स और सारी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका इस्तेमाल करके तेल निकालने वाली है। और ये इसकी जो पूरी कवायद है वो तेज हो चुकी है और विदेशी कंपनी ने इस पूरी इसकी जो योजना है वो तैयार कर ली है। हमने पहले भी इस तरह की कई सारी खोज पर बात की है। देश के अलग-अलग राज्यों में इस तरह की खोज सामने आती रहती है और जब भी इस तरह का कोई अपडेट, इस तरह की कोई खबर सामने आती है, तो दर्शकों के, देशवासियों के बीच में काफ़ी उत्सुकता बढ़ जाती है और उनको ये लगता है कि अब तेल की खबर आई है, तो तेल ये सारी चीज़ें खोज तो इनकी हो रही है, लेकिन कब तेल निकलेगा, कब देश में और ज़्यादा बेहतर हालात होंगे, जो आम लोग उस राज्य से जुड़े हैं, उनको और बेहतर सुविधाएँ और रोज़गार और क्या कुछ बेहतरी नज़र आएगी, इसको लेकर भी लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ जाती है। तो आज इस पूरे मामले को डिटेल में जानेंगे कि जो बाड़मेर में 2 से तेल के कुएँ को लेकर खबर सामने है। क्या इसकी तैयारी है? क्या कुछ और कितनी तेज़ी से ये सब सामने आएगा? इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, बाड़मेर में ये 200 तेल के कुएं सामने आ रहे हैं। खबर काफी एक्साइटिंग न्यूज़ है। लोगों को अक्सर हम इस तरह की खबरें लाकर बताते हैं और अक्सर लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हम लोगों को बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ लगती है कि हमारा अब ये सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि भारत के रेगिस्तान में भी तेल के कुएं निकल रहे हैं और जिसको विदेशी कंपनियां अब इसको इस पूरी योजना को तैयार कर बैठी हैं और जो बाड़मेर में पूरे ये तेल के कुएं उसको लेकर पूरी योजना तैयार है और अब तेल को तेजी से निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। जी। अंबर जी, आपको मालूम है कि हमने बहुत बार जो अंडमान की जो बात की थी, जिसको अभी बहुत पूरा मीडिया कवर कर रहा था, हमने ये बात 6 महीने पहले ही लोगों को समझा दी थी कि हम्म। अंडमान के अंदर इतना जो तेल है कि इट इज कंपेरेबल टू द रिजर्व ऑफ द मिडिल ईस्ट। और अब हम्म। उसकी पुष्टि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कर दी है और वहां पे जो रिजर्व बताया जा रहा है वो $20 ट्रिलियन का है। और इसके अंदर दे हैव जस्ट एक्सप्लोर्ड 8% ऑफ द ओशन वेल्थ। तो ये हम्म। 20 ट्रिलियन अभी तक फाइनल फिगर नहीं है। उसके साथ निकलेगी गैस, निकलेगी उसके साथ निकलेगा रेयर अर्थ मिनरल्स निकलेगा। और रेयर अर्थ मिनरल्स के बाद उसका जो एक्सट्रैक्शन होगा, एक नया इकोसिस्टम क्रिएट होने वाला है उधर। और अब वो तो हो गई है ऑफशोर ड्रिलिंग। और हमने पहले भी बताया था कि बलिया, समस्तीपुर और बॉम्बे हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी हमें ऑयल के नए भंडार मिले हैं। और अब जिस हिसाब से न्यूज आ रही है, धरती के गर्भ में जो हम बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर सोना, हमारी देश की धरती सोना उगलती है, तो हमारे उगलती है। गर्भ के अंदर, हाँ, तो गर्भ के अंदर काला सोना हमको मिल चुका है। आप ये देखिए, 200 तेल के कुएं बाड़मेर में ऑलरेडी, आपको मालूम है कुछ साल पहले तेल के कुएं मिल चुके थे। उसको वेदांता ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, केन एनर्जी ने, जिसको इसको एक्सप्लोर किया था। और अगले 100 दिन में बताया जा रहा है कि चार विदेशी कंपनियां यहाँ पे एआई टेक्निक के द्वारा, वो यहाँ पे टेक्निक्स के द्वारा यहाँ पे एक्सप्लोरेशन चालू करेगी। एक्सप्लोरेशन चालू करके कमर्शियल वायबिलिटी क्या है वो देख के एक तरह से पूरे रीजन के अंदर एक उत्साह चल रहा है बाड़मेर के अंदर। और जो बाड़मेर है, सांचौर एरिया है, वहाँ पे एक तरह से एक नई लहर आ गई है। और लोगों जब ऐसे रिसोर्सेस मिलते हैं तो आपको मालूम है कि पूरी एरिया को फर्क पड़ता है। जैसे बलिया में हुआ, समस्तीपुर में हुआ, वहाँ पे जमीनों के दाम बढ़ जाते हैं। और जनरली ऐसी खोज आने के बाद आप ये देखते हैं कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, एक पूरा एक मिनी सिटी क्रिएट करना पड़ता है। तो इसकी जो अलाइड सर्विसेज जो होती है, उस वो एरिया के जो निवासी है वही दे पाते हैं। तो
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फॉर भारत, ये मेरा मानना है। क्योंकि भारत आज की डेट में 100+ बिलियन डॉलर ऑफ जो तेल है वो इंपोर्ट करता है बाहर से। और आपको मालूम है 87.5% हमारा जो हम है अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, 50% गैस हम इंपोर्ट करते हैं। और ये अगर जितनी सारी खोजें हो रही है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम रिप्लेस करेंगे। हमारा जो इमीडिएट टारगेट है, जो हमारा जो एक्सपोर्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं 87.5% मीट, उसको हम 80% करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले धीरे धीरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थ्रू लोकल प्रोडक्शन, एक्सप्लोरिंग, ड्रिलिंग, गवर्नमेंट का यही एक तरह से इनका एक मिशन चल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है स्टार्टिंग में। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये है कि जो हम ऑयल, आपने बात की कि हम जो रशिया से ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल और सारा कुछ रिफाइन करके हम विश्व भर में इधर उधर हम बेचते हैं, और उसको लेकर अब रिसेंटली नेटो चीफ ने काफी भारत चाइना को वार्निंग भी दी है। लेकिन उस सब के बीच में भारत जो है वो देश के अंदर जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम है वो भी तेजी से कर रहा है। अब जब हमारे पास ये जो एक्सप्लोरेशन तो हो रहा है, लेकिन एक्सट्रैक्शन को लेकर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोग वहीं पर आकर सवाल खड़े करते हैं कि भाई वहां पर इतने साल पहले मिला था, यहाँ पर इतने साल पहले मिला था। हम एक्सप्लोर तो कर लेते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्शन में काफी समय लग जाता है। तो उसको लेकर क्या कुछ हम देख पाएंगे, क्योंकि बाड़मेर में भी काफी समय पहले ये सामने आया था कि खोज हुई है, लेकिन अब तैयारी है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल कंपनीज, एआई, डेटा एनालिटिक्स और सारा कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स द्वारा अब ये जो एक्सट्रैक्शन का की योजना है वो सामने आ रही है। देखिए, इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया है, आपने क्वेश्चन भी पूछ लिया, उसका जवाब भी दे दिया है। और यही काम मोदी जी करते हैं। मोदी जी बैठते नहीं है, उनको मालूम है अगर पॉसिबिलिटी है तो वहां पे आप रिस्क लो, आप एक्सप्लोरेशन करो, एक्सट्रैक्शन करो और ड्रिलिंग करो, कमर्शियल वायबिलिटी देखो। और अंडमान के अंदर भी आप देख रहे हैं कि उधर उन्होंने, मोदी जी ने 72,000 करोड़ अभी उन्होंने अंडमान में इन्वेस्ट किया है। वहां पे एक तरह से नेवल कमांड को स्थापित किया है। क्योंकि अगर आपको मालूम है समुद्र के अंदर आपको करना है तो आपको एक एडिक्वेट सिक्योरिटी भी देनी जरूरी है। भारत के नीचे जो इंडोनेशिया है वो सुमत्रा बेसिन के पास ही है, जो अंडमान के नीचे ही है। हर दिन वो 700,000 मतलब 7 लाख बैरल पर डे तेल एक्सट्रैक्ट करता है। आप सोचिए, इंडोनेशिया। तो भारत भी कर लेगा। और अभी एक चीज है, यहाँ पे भी चालू हो जाएगा, जैसे अभी एक्सपर्ट को बुलाया है, उसका कमर्शियल वायबिलिटी देखेंगे। और आपको ये भी बता देता हूँ, तेल जो निकालते हैं क्रूड का जो खर्चा है, इट इज अराउंड $6 to $7 ओनली। और ये बिकता है $65 to $70 में। मार्जिन बहुत है इसमें। और अगर आपको रिजर्व मिल जाते हैं और उसके बाद आपको मालूम है इसमें हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, तो कमर्शियल वायबिलिटी बहुत जरूरी है। और इसके लिए भारत सरकार जो, देखिए, भारत जो एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन और का जो प्रोसीजर है उसमें टाइम लगेगा, इमीडिएटली आप उसका बेनिफिट नहीं देखेंगे, पर एटलीस्ट आशा तो है। भारत सरकार चाह रही है कि जो 87.5% इम्पोर्ट है उसको 80% करने का, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करने का। अब सोचिए, वर्ल्ड के अंदर इंडिया जैसी कंट्री जो सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, अगर कंप्लीटली अगर वो तेल लेना बंद कर दे तो क्या होगा? कहाँ जाएगा रूस, कहाँ जाएगा खाड़ी के देश? और अगर उस तेल को अब हम अपना नीड सेटिस्फाई कर लेते हैं और उसको हम वापस एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा? देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। भारत की जो जनसंख्या है, 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एवरी सिक्स पर्सन ऑन द प्लेनेट इज एन इंडियन। हमारा कंजम्पशन बढ़ने वाला है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। चाइना का तो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो चुका है। TFR उनका 1.2 है, हमारा आज भी 2.1 है। रिप्लेसमेंट हमारा आज भी सही है। तो आप ये देखिए कि आगे जाके जो प्रोजेक्शंस है उसमें भी भारत अगर तेल को एक्सपोर्ट करने लग गया तो प्रॉब्लम तो और होंगे। हमें ये सब चैलेंजेस आते रहेंगे। अमेरिका ये आज ही नहीं है, आगे भी बोलेगा। तो हमें इनको जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनको एक तरह से इग्नोर करने में हमारा फायदा है। हमारा काम करिए बस। मोदी सरकार वही काम कर रही है। मोदी सरकार देश का भविष्य देख रही है। मोदी सरकार
देश को जो मोदी सरकार ने विजन लिया है, जैसे आपने देखा है कि हमारा वो यूपीआई बढ़ा रहे हैं, रुपये जो हमारा जो ट्रेड है इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं रुपये को, देश के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का काम कर रहे हैं, और अभी अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वो कितनी जगह जा रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ रशिया से नहीं ले रहे हैं, वो तेल ले रहे हैं, नाइजीरिया से भी ले रहे हैं, वेनेजुएला से भी ले रहे हैं। भारत तेल लेता है 40 कंट्रीज से। तो बहुत बड़ा चीज है अंबर जी, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को सब मालूम है कि क्या कर रहा है भारत सरकार। तो अभी तो टाइम लगेगा, 4-5 साल में हम देखेंगे कि कुछ इसमें अब हम देखेंगे कि अगले टर्म मोदी जी का 2030 तक हम देख लेंगे, इसमें फर्क तो आएगा। और मोदी जी की सरकार 2029 में भी आ जाती है तो ये रिफॉर्म चलते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता, ये मेरा मानना है कि ऑपोजिशन ये चाहेगा कि भारत डेवलप हो। भारत आपको मालूम है कि हमारे जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो ऑलरेडी चाइना से डील कर चुके 2008 में, जिसमें उन बताया जाता है कि भारत की जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे और चाइनीज इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। तो एक तरह से भारतीय जनता को भी एक तरह से मतलब भारत की देश की जनता जो है उनको डिसीजन लेना है कि मोदी जी को वापस लाना है क्या नहीं है 2029 में, वो इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म तब होगी जब मोदी जी रहेंगे एट द हेल्प। अगर मोदी जी नहीं है तो देश का विकास भी रुक जाएगा, क्योंकि जो दृष्टिकोण उनकी है, जो उनकी विजन है, लोग अब समझ रहे हैं। और हमारा आज हम ये प्रोग्राम इसके लिए करते हैं, हम सब चीज इसके लिए बता रहे हैं लोगों को कि कुछ ना कुछ हो रहा है देश में। इसका बेनिफिट ये क्या होगा कि 2034 में जो सरकार आएगी ना, वो बेनिफिट लेगी। मोदी जी को इसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आज हम बात करते रहेंगे कि तेल मिल गया, हमको कब मिलेगा, तेल के दाम कब होंगे, इमीडिएटली नहीं होने वाला। उनके राज में और भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। आपको मालूम है विदेशी शक्तियां भारत में ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें मोदी जी को हटाने का कैंपेन अभी भी बदस्तूर जारी है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को एक तरह से एक संयम बरतना पड़ेगा। तेल मिला है, कोई घर पे तो लेके नहीं जा सकता, तेल निकालेंगे ही ना। और एक तरह से प्रोसेस बना दिया है, कुछ सरकारें इसको डिले कर सकती है, पर मोदी जी अगर हेल्प में रहेंगे, ये आदमी 18 से 20 घंटे काम करते हैं, आप सोच लीजिए। तो काम करेंगे तो देश के बारे में ही सोचेंगे, और तो कोई उनका है नहीं। उनके देशवासी, उनका परिवार, तो देश के जो जनता है उनको देखना पड़ेगा। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी को जितना चांस मिलेगा देश के लिए वो काम करेंगे। अगर मोदी जी को चांस नहीं देंगे, वो तो अपना झोला लेके हिमालय में चले जाएंगे। देश की जनता को नुकसान, वो मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, देश की जनता को नुकसान तो है, लेकिन हम अगर ऑयल डिस्कवरीज और एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन पे ही हम अगर चर्चा की बात करते हैं, तो मोदी सरकार में इसको लेकर क्या कुछ हम पॉलिसीज की बात करते हैं, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है? क्योंकि इस तरह की डिस्कवरीज तो होती हैं, फिर लोगों का वही सवाल जो मैंने पहले पहले किया था कि एक्सप्लोर तो हो गया, एक्सट्रैक्ट कब होगा, कब तेल निकलेगा, कब खुशियां आएंगी, कब बहारें आएंगी? इसको लेकर मोदी सरकार ने क्या कुछ बदलाव किया? देखिए, पहले सिर्फ सैटेलाइट से रिपोर्ट्स आती थी कि शायद इधर तेल भंडार है, उस पर काम नहीं चलता था। जैसे अभी तो आप देख रहे हैं कि हम नीचे जाके अपने टेस्ट व्हीकल्स भेज रहे हैं, कमर्शियल वायबिलिटी देख रहे हैं। जैसे ओशन बेड में भी बताया जाता है 8% ही हमने एक्सप्लोर किया है। अगर पूरा एक्सप्लोर करेंगे तो कितना निकलेगा? इंडोनेशिया 700,000 बैरल्स पर डे तेल निकाल रहा है, तो भारत भी निकाल सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, भारत के अंदर जो लोग हैं ना, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो एक तरह से कांग्रेस की अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेसी है। वो नहीं चाहते कि भारत का डेवलपमेंट हो। इतने साल से वो कर क्या रहे थे? अब हर जगह तो मोदी जी रह नहीं सकते, ब्यूरोक्रेसी को भी काम करना चाहिए। अब ऊपर से जब डंडा पड़ता है तब काम करते हैं लोग। इतने साल से कर क्या रहे थे? सबके पास सब कुछ टेक्निक थी। हमारे इसरो से वो कांटेक्ट कर सकते थे, इसरो के पास सैटेलाइट इमेजेस है, डीप इमेजिंग यूज करके उनको सब मालूम पड़ जाएगा। अब किसने उनको रोका था कि कांग्रेस सरकारों को रोका था कि वो विदेशी एक्सपोर्ट को न बुलाए? उनका कोई विजन ही नहीं था ना। उनको तो एक ही चीज था कि बाहर से तेल मंगाना है हमको, वो डील्स करके आ जाते थे। पर मोदी जी क्या करते हैं, रशिया जाते हैं, वहां पे भी बात करते हैं कि हमको डिस्काउंट में दो तेल, नहीं तो हम नहीं लेंगे तुमसे। तो जो दाम विश्व में चल रहा है 10 से 15 डॉलर हमको कम में मिलता है। और आज देखिए सब जगह महंगाई बढ़ रही है। भारत में अभी भी तेल के दाम बढ़े नहीं है। आप ये देखिए, यूरोप सब जगह बढ़ चुके हैं, 4-5 साल से वही दाम है। कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ये आपको समझने वाली बात है। आपने देखा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या हो रहा है।
श्रीलंका में तो वहां की जनता ने तो उनके जो राजपक्षे गवर्नमेंट को मतलब एक तरह से छोड़ के भागना पड़ा। उसी टाइम पे भारत सरकार ने यहाँ पे काम किया है, सब चीज को स्टेबिलाईज किया है। और 2 साल कोविड भी हुआ था, आपको मालूम है चाइना ने एक तरह से वायरस निकाला था। ये क्या है, एक तरह से बायो वॉरफेयर है। 2 साल तक देश ठप पड़ा था। सब प्लान्स तो इफेक्ट होते हैं ना मर्जी। तो भारत सरकार को, भारत की जनता को भी समझना पड़ेगा 2 साल कोविड में जो उन्होंने, मोदी जी ने शेयर किया है भारत को, उसको भी समझना पड़ेगा। अगर उस समय राहुल गांधी रहते या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो अभी बैठे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो रहते तो क्या करते, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को लेके आ जाते। पर भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाई थी भारत ने, वो किसी के थ्रू हुआ था, सपोर्ट किसने दिया था, वो मोदी जी ने दिया था। समझने वाली बात है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये मिला है और इमीडिएटली निकल जाएगा। सब चीज का प्रोसेस होता है, प्रोजेक्ट वायबिलिटी होता है, फिजिबिलिटी होता है। बाहर की कंपनी आ रही है, वो भी अपना फायदा देखेगी। सबको सब चीजों को बैठा के समझने में टाइम लगता है। तो मैंने तो बोल ही दिया ना कि इसका बेनिफिट जो है 2034 में जो सरकार आएगी उसको बेनिफिट मिलेगा। मोदी जी के नसीब में तो हम, आप देखेंगे सब लोग उनसे शिकायत करते रहेंगे। आज से 10 साल पहले क्या होता था, 100 में से 99 बेईमान, मेरा भारत महान, ऐसी बात होती थी, मुझे याद है। फिर अन्ना हजारे का मूवमेंट आया और उसके बाद आईएसी आया, हमारे केजरीवाल जी निकले भी थे, और उसके बाद उन्होंने 10 साल लोगों को बेवकूफ बनाया, दिल्ली को नर्क कर दिया। पर मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने कायाकल्प किया देश के अंदर। हाईवे देख लीजिए, जन आधार मोबाइल देख लीजिए, सब चीज काम तो हो ही रहा है ना। इतनी 140 करोड़ की जनता को संभालना क्या मुश्किल, कितना मुश्किल है। और उनके विरोधी तो ऐसे हैं कि वो तो बोलते हैं कि आप एक तरह से इमीडिएटली रिटायर हो जाइए। ये बात समझ में नहीं आ रही है। देश के अंदर जब मोदी जी की जरूरी है, और जब हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश तीनों मिलकर हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। इस समय हमें वैसा लीडर चाहिए जो जो पॉलिसी और कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स कर सके। देश के लिए, देश के अंदर मोदी जी का रहना जरूरी है, मैं ये बता रहा हूँ। और ये सब चीज जो डेवलपमेंट आ रहे हैं, आप देखें रेयर अर्थ मिनरल्स में भी बातचीत कर रहे हैं, हर जगह वो माइनिंग भी चालू कर दिया, और भारत के अंदर उसकी रिफाइनिंग भी चालू कराने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर तक तो हम अपना वो मैग्नेट्स बनाने वाले हैं जो चाइना ने हमारे ऊपर बैन लगा दिए हैं। ये सब काम हो रहा है अंबर जी, इतनी जल्दी नहीं होता, सब चीज में टाइम लगता है। और मोदी जी के मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, और मैं सच बोल रहा हूँ, 18 घंटे वो खुद काम करते हैं और सबको काम करवाते हैं, कोलू के बेल के जैसे काम करा। अपनी फैमिली लाइफ भी, सारे मिनिस्टर्स की फैमिली लाइफ, वर्क बैलेंस खराब कर दिया है। सीधा बता रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ऑफ़ कोर्स काम तो करना पड़ता है, और अगर ज़िम्मेदारी देश की हो कंधों पर तो और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि देश हर चीज़ से, फैमिली हो और कुछ भी हो, हर चीज़ से बढ़कर आपका देश होता है। हमारा देश है तो हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है। बाकी मोदी सब जी, कुछ बाद में आता है, ऑफ़ कोर्स। मोदी जी के लिए तो उनका देश ही उनका परिवार है। वो देश नहीं, के वो लिए ही बात कर तो रहे है, हैं। लेकिन मैं अगर लीडर्स की, नेताओं की बात करें, या वो कोई भी नेता, या फिर मोदी जी की बात करें, सबसे पहले देश है, परिवार तो बाद में आता है, पहले देश है, देश ही हमारा परिवार है, हमारा देश है तो हम सब हैं, हम सबसे मिलकर ही देश बनता है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम, उमेश जी।